नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पे की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। और ऐसे में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरुण गांधी से लेकर गोदी मीडिया के सवालों का दिया है ऐसा जवाब कि सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में एक बार फिर से राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी की गई है, जिसके बाद बड़े बड़े जैमर्स के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियों का किया गया है अतिरिक्त इंतजाम। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला और किस तरीके से मोदी सरकार अचानक से होश में आई है। और इसी के साथ में बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी ने क्यों कहा कि आरएसएस दफ्तर नहीं जा सकता, मेरा गला काटना होगा। इसी के साथ में तेलंगाना के अंदर जुटने वाला है विपक्षों का रेला। दोस्तों बताएंगे आपको कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग तेलंगाना पहुंच गए हैं। होने वाली है आज एक बड़ी रैली। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर बीजेपी गुजरात फॉर्मूला लागू करेगी, क्या मुख्यमंत्री बदलेगी, बीजेपी के कार्यकारिणी में लिए गए हैं कुछ बड़े फैसले। दोस्तों इसके बारे में भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी के सांसद को क्यों बद दिमाग आदमी कहा, बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट। वहीं पर विदेशों में भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री का बज रहा है डंका। दोस्तों देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद पार्टी के कई सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। और इसी के साथ में बताएंगे आपको कर्नाटका में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मुहिम चल रही है और अन्य खबरों की तरफ एक एक करके पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्षी एकता आसानी से बन सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते दिन सुबह 6:30 बजे से अपनी रोजमर्रा की तरह आगे बढ़ती रही। दोस्तों इस दौरान राहुल गांधी लगभग आधा चलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों ने वरुण गांधी को लेकर सवाल पूछा और लगातार अटकलें जो चल रही है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट जवाब देते हुए कह दिया कि वे मेरे भाई है, मैं उन्हें गले लगा सकता हूँ लेकिन उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वरुण गांधी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अटकलों को लेकर पूछे गए सवाल पर स्पष्ट कर दिया कि अभी वरुण गांधी बीजेपी में हो, उनकी विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल मैच नहीं खाती है। दोनों विचारधारा एक नदी के दो किनारे है जो कभी मिल नहीं सकता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वरुण गांधी अभी बीजेपी में है और मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है, मेरे परिवार की एक विचारधारा है। उन्होंने आगे कहा कि वरुण गांधी ने उस विचारधारा को अपनाया है, मैं वरुण गांधी को गले जरूर लगा सकता हूँ लेकिन उस विचारधारा को स्वीकार नहीं करता। मैं कभी आरएसएस के ऑफिस में नहीं जा सकता, उसके लिए आपको मेरा गला काटना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग को याद होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची थी तो उससे एक दिन पहले उनकी यात्रा में सुरक्षा में सेंधमारी की गई थी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्रालय के साथ साथ सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को मामले पर अपनी चिंता जाहिर की थी। और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में आगे कोई सेंधमारी नहीं होगी। और पंजाब को लेकर कई सारे संगठनों ने राहुल गांधी को धमकी दे रखी है। और ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से गुजर रही है। लेकिन पंजाब में एक बार फिर से सुरक्षा में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों, जो चिंता का बड़ा विषय बन गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है। होशियारपुर के दसूहा में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए राहुल गांधी के पास पहुंच गया और बड़ी बात यह रही कि राहुल गांधी के गले लग गया। राहुल गांधी के करीब आते ही सुरक्षा कर्मी और नेता एक्टिव हो गए, पर वह व्यक्ति जैसे तैसे राहुल गांधी के पास पहुंच गया। लेकिन दोस्तों तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे बाहर की ओर धकेला गया। इस घटना के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे मुख्य सवाल तो ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद राहुल गांधी के नजदीक कोई व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है। जिस समय ये शख्स राहुल गांधी के नजदीक पहुंच रहा था उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उस व्यक्ति को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश की, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उसको पीछे करने की कोशिश की। दोस्तों कांग्रेस 2 बार लिख चुकी है पत्र। आपको बता दें कि अमित शाह के गृह मंत्रालय और पुलिस डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा जा चुका है। केंद्रीय रिजर्व बल को भी कहा जा चुका है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। लेकिन इस तरीके का मामला सामने आने के बाद फिर से ये चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों और चिंता का भी विषय बन गया है, क्योंकि गांधी परिवार को हमेशा देश के अंदर मौजूद संगठन के साथ साथ विदेश के संगठनों से भी बार बार धमकियां दी जाती है। सारे आतंकवादी संगठन राहुल गांधी को लेकर धमकियां देते रहते। दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर पंजाब में भी एक संगठन ने राहुल गांधी को धमकी दी थी और ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बार फिर से कोताही बरतने का यह मामला सामने आया है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा अब जम्मू कश्मीर से निकलने वाली है और इसको लेकर दोस्तों अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ताजा मिल रही जानकारी के अनुसार पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा में की गई सेंधमारी के बाद अब 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर में जाकर तिरंगा फहराएंगे। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक अहम अलर्ट जारी किया है। उसमें सलाह दी गई है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर राहुल गांधी पैदल ना चले, वो किसी बुलेट प्रूफ वाहन में सवार होकर यात्रा करे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर
कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक हुई है। यात्रा अपने रूट प्लान यानी उधमपुर, कठुआ, सांबा और बनिहाल और अनंतनाग के रास्ते श्रीनगर पहुंचने वाली है। जोखिम वाले रास्ते पर राहुल गांधी के चारों तरफ डी घेरा बनाया जाएगा। अब राहुल गांधी के करीब जितने भी कार्यकर्ता चलते हैं उनकी जगह सुरक्षा बल के लोग चलेंगे। रूट को सैनिटाइज करने के बाद राहुल गांधी को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, सीपीटी यानी क्लोज प्रोटेक्शन टीम के सदस्य एवं बैलिस्टिक शील्ड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ड्रोन अटैक के मद्देनजर जैमर की क्षमताओं को भी बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर पंजाब के होशियारपुर में जैसा हुआ है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की आंखें खुली। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2019 के धारा 370 हटने के बाद कश्मीर और जम्मू के अंदर शांति आ गई है, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, इस तरीके की 100 बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को देश के अन्य राज्यों से ज्यादा सुरक्षा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के हालात इसी से बयां हो जाते हैं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। और भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था को स्थापित करने की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है दोस्तों, वो पूरी तरीके से एक जुमला ही साबित होता दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी मिडिल क्लास से आती हूँ, उनकी मुश्किलों को समझती हूँ। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर अब देश का बजट पेश होने वाला है और उससे पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस तरीके की टिप्पणियां कर रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कार्टून जारी किया है, जिसमें मिडिल क्लास व्यक्ति को उल्टा करके उसके जेब के पैसे नीचे गिराए जा रहे हैं। एक तरीके से वित्त मंत्री पर तंज कसा गया है दोस्तों। सुप्रिया सिनेट ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रभु ऐसे हमदर्दों से बचाओ। यानी वित्त मंत्री अपने आप को मिडिल क्लास बताती है, लेकिन जब बजट सामने आता है तो सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास लोगों पर ही पड़ती है दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दावा किया गया है कि अपने आप को तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया बताने वाले न्यूज चैनलों ने राहुल गांधी की कवरेज को लगभग शून्य कवरेज दिया है। आपको बता दें कि आज तक पर तो 1 मिनट का भी कवरेज नहीं दिया गया। एनडीटीवी पर भी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाया गया। न्यूज 24 पर पूरा कवरेज दिया गया है दोस्तों। इंडिया टीवी पर मात्र 2 मिनट का कवरेज दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर 0 मिनट का, जी न्यूज पर 3 मिनट का और एपी न्यूज पर 4 मिनट का मात्र कवरेज दिया गया है। इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप फिर बाद में आप कहते हो कि हम गोदी मीडिया नहीं है। इन सभी मीडिया वालों को दोस्तों अपने सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, यानी स्व अवलोकन की जरूरत है। साथ साथ आपको बता दें कि एक और राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया के अंदर लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों। और दूसरी ओर तेलंगाना में लगने वाला है बहुत बड़ा विपक्षी दलों का जमावड़ा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय समिति 18 जनवरी यानी आज खम्म शहर के अंदर एक रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के समकक्ष भगवत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, सीपीआई के नेता डी राजा सब एक साथ नजर आने वाले हैं। इस रैली का राजनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। टीआरएस पार्टी के द्वारा खुद का नाम बदलकर बीआरएस पार्टी कर लिया गया है दोस्तों। और ये सार्वजनिक रैली बुलाई गई है। इसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वाम दल सारे नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने बीते दिन क्लियर कर दिया था कि अखिलेश यादव 18 और 19 तारीख को तेलंगाना में मौजूद रहेंगे दोस्तों। देखते हैं किस तरीके का रैली होता है और किस तरीके का जन सैलाब उमड़कर सामने आता है। इसी के साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आजकल बिहार के बक्सर में किसानों के आंदोलन और उन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बक्सर में मेरे कार्यक्रम के दौरान किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 2 दिन के अनशन के दौरान मुझ पर 5-6 फीट की दूरी पर कुछ उपद्रवियों ने हमला करने की कोशिश की है। हवा में लाठी लहराते हुए मुझे मारने की कोशिश की गई, इस तरीके का दावा उन्होंने किया है दोस्तों। उन्होंने आगे बताया कि मेरे अंग रक्षकों और पुलिस कर्मियों ने 3 लोगों को पकड़ लिया है और मुझे बचा लिया है। अगर उन्होंने नहीं पकड़ा होता तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता। इस तरीके का बयान अश्विनी चौबे दे रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बक्सर के अंदर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, इस दौरान उन पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया था। हालांकि बीजेपी इसको लेकर अब जेडीयू और आरजेडी की सरकार पर निशाना साध रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेता मौन व्रत करके अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले कई बार से बिहार में बीजेपी की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ सरकार में रही है और ये बहुत पुराना मामला है। इसके बावजूद इस मसले पर अब राजनीति की जा रही है। साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने आरएसएस और बीजेपी की जमकर आलोचना करते हुए अखिलेश यादव की तारीफ करने की बजाय बीएसपी की चीफ मायावती की जमकर तारीफ की है। बर्क ने कहा कि देश को मायावती की जरूरत है, उन्होंने बिरादरी के लिए बहुत काम किए हैं। यानी 2024 के चुनाव से पहले शफीकुर रहमान बर्क भी हो सकता है कि अपना पाला बदल ले, क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था जब शफीकुर रहमान सांसद बनकर आए थे। इस बार 2024 के चुनाव में गठबंधन के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और इसीलिए शफीकुर रहमान शायद सोच रहे होंगे कि बसपा से चुनाव लड़े या सपा से चुनाव लड़े। उनको बसपा से ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है और यही बड़ा कारण हो सका है कि वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 4 तस्वीरें जारी की
की गई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कई सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। दरअसल राहुल गांधी कांगड़ा जिला पहुंचेंगे और यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे दोस्तों। यानी जम्मू कश्मीर में जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ इलाकों में यात्रा होने वाली है। इसी के साथ में दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक में नया मॉडल तैयार किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि गुजरात के मॉडल पर काम करने के लिए अब कर्नाटका में बदलाव किए जा सकते हैं। कर्नाटका में मई में चुनाव होने वाला है और अभी की मिल रही स्थिति ये बताती है कि कर्नाटका में बीजेपी की स्थिति डामाडोल है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी और जेडीएस दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही है। सत्ता विरोधी लहर से भाजपा जूझ रही है। 40% सीएम का नाम बसवराज बोम्मई पड़ गया है दोस्तों। यानी मुख्यमंत्री 40% सीएम के नाम से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएस येदियुरप्पा को एक बार फिर से कमान दे सकते हैं। यानी कर्नाटका के चुनाव से पहले बड़े बदलाव के संकेत दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कार्यकारिणी की बैठक में अलग से येदियुरप्पा से 15 मिनट मुलाकात की है दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बीजेपी बुरी तरीके से फंसती जा रही है और क्या बीजेपी येदियुरप्पा की फिर से वापसी कराएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत से हमने 3 युद्ध लड़े और बार बार हमको कुछ सबक सीखने को मिला। अब हम नहीं चाहते कि भारत के साथ में कोई युद्ध करे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये जो बातें कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 बार ऑफिशियल तौर पर युद्ध हुए हैं। करगिल के युद्ध को पाकिस्तान और भारत युद्ध नहीं मानते बल्कि एक छोटी मोटी घटना मानते हैं जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसीलिए जो 3 युद्ध का जिक्र किया गया है वो 1947, 1965 और 1971 का किया गया है, जिस दौरान कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद शास्त्री जी और बाद में दोस्तों इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के साथ जितने युद्ध किए हर जगह उनको शिकस्त मिली है। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के शासन काल में भारत अपनी मजबूत स्थिति में था। भारत ने हर बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के लोग जो सवाल पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ही बीजेपी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया हो। वहीं पर दोस्तों सुप्रिया सीनेट ने बीजेपी के सांसद को लेकर जबरदस्त तंज कसा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, जिन पर आरोप लगा है कि एक प्लेन के यात्रा के दौरान उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट डोर को खोल दिया और साथ में मौजूद सह यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया दोस्तों। इसी पर सुप्रिया सीनेट ने कहा कि एक बद दिमाग आदमी फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट डोर खोल देता है, जिससे फ्लाइट 3 घंटे देर से उड़ी, लोगों को असुविधा हुई और उनकी जान को जोखिम में डाला गया। लेकिन अभी 1 महीना बीत चुका है, कोई भी उनका नाम लेने वाला सामने नहीं आया दोस्तों। सत्ता के नशे में चूर वो सांसद रोज नफरत फैलाता है। तेजस्वी सूर्या को लेकर दोस्तों जबरदस्त खुलासा होने के बाद बीजेपी भी निशाने पर है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती है दोस्तों विमान सुरक्षा को लेकर और कई सारे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब मामला अपने सांसद से जुड़ा हुआ आया है तो इसे दबाने की कोशिश की गई है। 1 महीने के बाद इसका खुलासा हो पाया और इसी पर सुप्रिया सीनेट के साथ साथ अन्य लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर सवाल खड़ा करते थे, लेकिन अब विपक्षी नेताओं की तारीफ करने पर उतर गए दोस्तों। वरुण गांधी ने कहा कि अखिलेश यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनसे एक डेटा मांगा था, तो उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को बुलाया और 42,000 लोगों का डेटा मुझे उपलब्ध कराया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वरुण गांधी जो चाहते हैं उनको उपलब्ध कराइए। आगे उन्होंने कहा कि मैं किसानों की मदद करना चाहता था, अखिलेश यादव जी ने मेरी मदद की। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब अखिलेश यादव की उन्होंने तारीफ भी कर दी है। तो एक बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कुछ नए समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहे हैं। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की पुरानी सरकार और उनके नेताओं को आस पड़ोस के देश भी याद करने लगे हैं दोस्तों। देश की आजादी का मुख्य समारोह 4 फरवरी को श्रीलंका मनाने जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन के संरक्षण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का डाक टिकट जारी किया जाएगा। यानी भारत और श्रीलंका के संबंधों को याद करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी की यात्रा पहुंचने से पहले अभी भी गुलाम नबी आजाद की पार्टी में फूट जारी है दोस्तों। जयराम रमेश की ओर से पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि कौन कौन नेता डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इस पूरे लिस्ट के अंदर दोस्तों जो जानकारी दी गई है उसमें बड़े बड़े लोग हैं, कोई फाउंडर मेंबर है, कोई जिला का अध्यक्ष है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है। इस तरीके के बड़े बड़े नेता हैं सारे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में वापस शामिल कराया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग एलजी पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं, यानी विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। और इस दौरान जो बैनर पोस्टर लहरा रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसमें दोस्तों मात्राएं गलत लगाई गई थी, शब्द गलत लिखे गए थे, जिस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि यही दिल्ली का मॉडल बना दिया अरविंद केजरीवाल सरकार ने। वहीं पर न्यायिक सुधार के नाम पर न्यायपालिका पर कब्जा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा न्यायपालिका को लिखे गए लेटर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला
सुरजेवाला ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कोलिजियम सिस्टम को खत्म करके सरकार दखल देने का प्रयास कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के कोपल में एक बड़ी जनसभा हुई है, जिसे शेयर करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि प्रजाध्वनि वाकई में अब जनता की आवाज है, प्रजाध्वनि प्रदेश में बदलाव की आवाज है, प्रजाध्वनि भाजपा की प्रांत से विदाई की गूंज है, प्रजाध्वनि कांग्रेस में आने का संदेश है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करे। हालांकि भाजपा के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी हिदायत दे चुके हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हिदायत और बीजेपी के नेताओं का बयान लगातार जारी है। ये एक तरीके का चक्र है, प्रधानमंत्री मोदी बयान देंगे और बाद में बीजेपी के नेता बेफिजूल और उल जुलूल बयानबाजी करेंगे और बाद में प्रधानमंत्री मोदी फिर से कहेंगे कि आप लोग बयान मत दीजिए, उसके बाद बीजेपी के नेता फिर से विवादित बयान देंगे। और ये चक्र है जो 2014 से जनता देख रही है कि चल रहा है, इसका कुछ खास असर देखने को मिलता नहीं है दोस्तों। वहीं पर सुप्रिया सिनेट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में 1% आबादी के पास 40%, 50% आबादी के पास पूरे देश की मात्र 3% दौलत है। यहाँ 50% लोग जीएसटी का 64% टैक्स अदा करते हैं, सबसे ज्यादा 10% जीएसटी कलेक्शन को केवल 3% लोग देते हैं। पहले अमीरों और गरीबों की खाई को बढ़ाओ, फिर गरीबों को टैक्स के तले रोन दो, यही मोदी का मॉडल है। वहीं पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बाद कुछ बड़ी घोषणाएं की है। कांग्रेस पार्टी ने अमित चावड़ा को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है दोस्तों। शैलेश कुमार परमार को पार्टी की ओर से उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, यानी युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल अपने पुराने अंदाज में नजर आए, दिल्ली की विधानसभा में चिल्लाकर बोले कि स्पेलिंग और हैंड राइटिंग की शिकायत कर रहे हैं एलजी, वो मेरे हेड मास्टर नहीं है, हमारे सर पर ये एलजी आकर कहां से बैठ गया। इस तरीके के सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल की ओर से दावा किया गया है कि योगी सरकार जो दावा कर रही है वो पूरी तरीके से फेल है। दरअसल दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर विकास दर को दिखाया गया है, सबसे ज्यादा विकास दर आंध्र प्रदेश में बताई गई है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर बिहार है, फिर तेलंगाना और दिल्ली है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश काफी पीछे है, यानी उत्तर प्रदेश का विकास दर मात्र 4% के आसपास बताया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी शासित राजस्थान का ग्रोथ 11% से ऊपर का है। यानी विकास दर के नाम पर राजस्थान ने जबरदस्त धूम मचा रखी है दोस्तों। और राष्ट्रीय लोकदल ने आगे लिखा कि ना जाने कौन सी उर्वरक शक्ति है उस जमीन में जहां भाजपाई अपने झूठ की खेती करते हैं। भंडारण भी गजब है, कितना भी बोल लेते हैं झूठ, लेकिन पिटारा खाली नहीं होता। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेस्टोरेंट के नाम पर बार चला रहा था बीजेपी का युवा मोर्चा का नेता संयम कोहली, गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। पुलिस ने कई सारे अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसी के साथ में बागेश्वर धाम के नाम से चर्चित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अब पोल खुलने लगी है दोस्तों। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने दावा करते हुए कहा था कि अगर वह ये साबित कर दे कि वो सच में चमत्कार कर पाते हैं तो मान लेंगे कि बाबा जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ये चैलेंज दिया गया था दोस्तों, लेकिन बाबा ने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। शिकायतकर्ता भी ढोंगी और पाखंडी होने का दावा करते हुए कह रहे हैं कि बाबा को चुनौती दी गई तो बाबा यहाँ से भाग गए, यानी पुणे के अंदर ये पूरा मामला हुआ। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कल्पना कीजिए कि अगर पाप किसी और से हो जाता तो क्या होता। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में बीजेपी के नेता स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं और महादेव के अभिषेक के दौरान स्वतंत्र देव सिंह के हाथ से एक लोटा गिर जाता है, वो शिवलिंग पर जाकर लगता है। जिस वीडियो को शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा कि कल्पना कीजिए कि यही पाप अगर किसी और से होता तो आज किस तरीके की चीजें की जाती, किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जाती। यानी भाजपा के लोग जो चाहे कर ले, उनको पूरी माफी है, लेकिन अन्य लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाता तो अब तक मीडिया के लोग भी पीछे पड़ गए होते दोस्तों। वहीं पर अरबपति और धनी हो गए हैं, गरीबों का बढ़ा दर्द। ऑक्सफैम के रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एजेंसी है जो दुनिया भर के अंदर इनइक्वालिटी यानी असमानता को लेकर रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों। कहा गया है कि महामारी के आरंभ होने से नवंबर 2022 तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 121% बढ़ गई है। वास्तविक अर्थों में 3608 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ी है, यानी 2.5 करोड़ रुपए प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ी है। यानी अरबपति लगातार और ज्यादा कमाते जा रहे हैं दोस्तों, उनकी संपत्तियां लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि देश के मिडिल क्लास और गरीब तबकों के लिए बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसी डेटा को जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी सवाल पूछे हैं। भारत सरकार से पूछा है कि इनइक्वालिटी यानी असमानता को दूर करने के लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है, क्या वो अपने पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी और अरबपतियों का विकास होता रहेगा, देश के गरीब अपना विकास नहीं कर पाएंगे और देश के अंदर आर्थिक असमानता ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जिस पर भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर है। पिछले 8 साल से बीजेपी के लोग सरकार चला रहे हैं, इसके बावजूद आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है, काफी चिंता का विषय है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ में आ जाएंगे तो बन सकती है हमारी सरकार। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक के मुद्दे पर राजधानी जयपुर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट अगर हमारे
हमारे साथ में आ जाए तो राजस्थान में हम सरकार बना लेंगे। वहीं पर दोस्तों रवीश कुमार एक अद्भुत पत्रकार है, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और तकरीबन 1.5 महीने के अंदर उनके 4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। काफी अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, जिसकी लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि रवीश कुमार ऐसे पत्रकार नहीं है जो केवल टीवी पर दिखेंगे तो लोग देखेंगे, वो जहां आते हैं वहां पर लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। ये उनकी लोकप्रियता की एक निशानी है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के अंदर एक और निलंबित कांग्रेस पार्टी के विधायक ने ईडी से मांगा 2 सप्ताह का वक्त। प्रवर्तन निदेशालय ने किया था समन। कोलेबीरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक कोंगारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। शनिवार को समन प्राप्त हुआ था और ईडी ने बैंक विवरण और अन्य जानकारी मांगी थी, जिसे जल्दी से व्यवस्थित नहीं किया जा सका। वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से बयान देते हुए ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े किए दोस्तों। इसी के साथ में सचिन पायलट ने कहा है कि पेपर लीक के सबसे बड़े कसूरवारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन पर आला कमान फैसला लेगा। यानी कांग्रेस पार्टी की यात्रा निकाल रहे, इसमें कोई इफ और बट का सिचुएशन है नहीं। 17 तारीख बीते दिन उन्होंने बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर कई सारी सभाओं को संबोधित किया दोस्तों। कार्यकर्ताओं से मुलाकात 8 बजे की, दोपहर 12 बजे पुरानी मंडी में किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। 4 बजे भद्रकाली मंदिर पहुंचे और 6 बजे सर्किट हाउस हनुमानगढ़ में कार्यकर्ताओं के आने के बाद उनका स्वागत भी किया गया है। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन को दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।